हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवाने जा रहा हूं 2026 एग्जाम्स के लिए। और डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा इसमें, और ऐसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे जिनके आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ पूछना है, तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट, जो कि हमारा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और @class11 ESP टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे फ्री नोट्स मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड कर पाएंगे। और सारे लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियोस के लिंक्स, आपको सभी लिंक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आगे बढ़ते हैं अब हम। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, मैप, सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर विजिट करिएगा। तो सबसे पहला जो आज का हमारा पेपर है, और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो एक MCQ है। और पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया वेयर एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट था, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। तो इसका आंसर भी होगा। सॉल्व है ये, विद आंसर की है, जो मैं आपको आज सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द जिगुरैट इन बेबीलोन। एक टीला, या अ ह्यूज पैलेस, या स्टीप्ड टावर, या अ लाइब्रेरी। स्टेप्ड टावर एक मंदिर समझ लो आप, मंदिर के शेप का ही बना होता था जिगुरैट, जिसको कहा जाता था बेबीलोन के अंदर, मेसोपोटामिया के अंदर ये हुआ करता था। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ मेसोपोटामिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। पहला पॉइंट है, इट्स एरिया वॉज मोर देन 850 हेक्टेयर्स, इट हाउस्ड ह्यूज पैलेसेस एंड टेम्पल्स, और इट्स ट्रेडिंग हाउसेस हैड वाइड स्प्रेड डीलिंग्स। सो इसका आंसर होगा उरुक। उरुक जो सिटी थी मेसोपोटामिया की, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी कि 850 हेक्टेयर से ज़्यादा, और पैलेसेस थे वहाँ, बड़े 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 टेम्पल्स थे, और ट्रेडिंग हाउस भी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक। सो इन द रोमन एम्पायर फोर्सिबली रिक्रूटेड मिलिट्री सर्विस, जबरदस्ती फोर्स करके किसी को मिलिट्री में डालना, वॉज कंपलसरी फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। कुछ लोगों के लिए, एक पॉपुलेशन का ग्रुप था जिसके लिए ये कंपलसरी था, ये उनसे करवाया ही जाता था, जिनको कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता था। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन इसको कहा जाता था, जिस ग्रुप से वो लिए जाते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग प्रॉपरली विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द रोमन एम्पायर। तो बिल्कुल एकदम सही मैच करके आपको मैंने दिया, आप याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है। इजिप्ट में कॉप्टिक, नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक, स्पेन में सेल्टिक, एंड रोम में लैटिन। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना ये। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से मैच करने के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर हु कंडेम्ड द यूज ऑफ स्लेव गॉज एज द वर्स्ट मेथड। स्लेव गॉज, और इसको कंडेम करते हुए बोला गया है कि ये बहुत ही बेकार मेथड है, किसी को स्लेव बना के और वो सब। सो ये प्लीनी थे ऑथर, जिन्होंने ये सब बातें बताई। प्लीनी, वो इस चीज को कंडेम करते हैं। ठीक है, तो प्लीनी इसका आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो आपके पेपर में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो असर्शन एक दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट, एथनिक एंड लैंग्वेज टाइज यूनाइटेड द मंगोल एम्पायर। और रीजन दिया गया है, स्केर्स रिसोर्सेस मीन दैट देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू पैट्रिलिनियन लीनिएजेस। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आप मान के चलो कि इसकी एक्सप्लेनेशन, ये कहाँ डाइवर्सिटी की बात हो रही है और कहाँ ये पैट्रिलिनियन लीनिएजेस, तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है कहीं भी। तो बोथ ए एंड ए और आर ट्रू हैं, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाई वर देयर नो टाउन्स इन द मंगोल स्टेपी एरियाज। तो जो स्टेपी एरियाज थे, जहाँ पे घास वगैरह के मैदान होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा टाउन्स क्यों नहीं थे। बिकॉज देयर इकोनमी वॉज बेस्ड ऑन एनिमल हस्बेंड्री। उनकी जो पूरी की पूरी इकोनमी थी वो जानवरों के ऊपर बेस्ड थी, और हंटर गैदरिंग, यानी कि वो शिकार करते थे और सामान इकट्ठा करते थे। सो ये कभी भी सिटीज़ में, डेंस सिटीज़ में रह के तो हो नहीं सकता। दैट्स वाई मंगोल स्टेपी एरियाज में ज़्यादा टाउन्स वगैरह नहीं थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड जो भी मैं समझाऊंगा आगे भी। नेम द डेजर्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ मंगोल एम्पायर। तो मंगोल एम्पायर का जो साउथ का एरिया था, वहाँ पे जो डेजर्ट था,
उसको गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। 11th क्वेश्चन है, ट्राइब नेम्ड फ्रैंक्स ऑफ विच कंट्री गेव देयर नेम टू गॉल मेकिंग इट फ्रांस। तो ये जर्मनी है, ठीक है। एक ट्राइब थी फ्रैंक नाम से, ये जर्मनी कंट्री के थे। उन्होंने क्या करा, गॉल नाम की जगह को नाम देकर फ्रांस बनाया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोस। मोनोस का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है। तो आंसर दिया गया है समवन हु लिव्स अलोन। कहते हैं ना मोनो सा मतलब मोनोटोनस या फिर थोड़ा अकेलापन, तो ये अकेले में रहने वाले होते हैं, ठीक है, मोनेस्ट्री के अंदर जो लोग रहते हैं, समवन हु लिव्स अलोन। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस ही है भाई 1 2 3 4। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था वो 11th सेंचुरी में हुआ था भाई। उसके बाद द ग्रेट कैथेड्रल बिल्डिंग एरा, जो बड़े बड़े चर्च बनाए गए थे, 12th सेंचुरी में हुआ था। फिर उसके बाद है द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लैक डेथ, जिसको बिबोनिक प्लेग भी कहा जाता है, वो आया था। और उसके बाद क्या हुआ था, पीजेंट रिवॉल्ट्स हुए थे। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज कॉर्सेट रिगार्डिंग द क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑफ रोम। तो इसके अंदर आपको बताना है कि मतलब कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कॉर्सेट है या करेक्ट है, आप मान के चलो, ठीक है, करेक्ट मान के चलो इसे आप। तो इट वॉज अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल इंस्पायर्ड बाय रूइन इन रोम। बिल्कुल सही बात है, पुराने जो खंडर थे रोम के, वहां से सीखकर एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल आया था। पोप, जो कि चर्च के लीडर होते थे, वेल्दी मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स बिल्ट देयर हाउस स्टाइल्स इन दिस, उन्होंने भी ऐसा बनवाया। द बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड रिलीफ। बिल्कुल सही बात है। किंग रिसीव्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज टैक्स ऑन द बिल्डिंग्स ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल। नो, ये कोई भी ऐसा मनी वगैरह वाला सिस्टम नहीं था। 1 2 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसके कंटेक्स्ट में। नेम द वुमेन हु रूल्ड मंटुआ स्टेट। तो मंटुआ की एक रूलर थी जिनका नाम था इजाबेला डेस्ट। सो ये आपके चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन से आया हुआ है। इजाबेला डेस्ट ये एक रिमार्केबल वुमेन है जिसको आप भूल नहीं सकते, जो मंटुआ के ऊपर रूल करती थी। और उनके हस्बैंड कब वहाँ पे जब नहीं थे, तो उनका जो दरबार था वो बहुत फेमस था फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वहाँ पे। एंड आर्ट्स को भी उन्होंने एक पेट्रोनेज दी थी, आर्ट्स को प्रमोट किया था अपने एरिया में। सो ये वो विमेन है, ठीक है, इजाबेला डेस्ट। व्हेन वाज अकेडमी ऑफ साइंसेस सेट अप इन पार्ट्स। सो 1670 में अकेडमी ऑफ साइंसेस ये सेटअप हुआ था। फिल इन द ब्लैंक। अमेरिकन नेटिव्स मेड अ बेल्ट यूजिंग कलर्ड शेल्स सेन टुगेदर नेम। सील के कलर्ड शेल्स, एक तरीके से एक बेल्ट बनाना उसको, इसको वैम्पम कहा जाता है। ये डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल के चैप्टर से आया हुआ है सीधा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि नेटिव अमेरिकन्स जो होते थे वहाँ के, वो वैम्पम बेल्ट्स का यूज़ करते थे जो कि कलर्ड शेल्स के बने होते थे, सेन टुगेदर टू कीप रिकॉर्ड्स, सील ट्रीटीज और एक्सचेंजिंग ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अमेरिकन गोल्ड रश। देखो अमेरिकन गोल्ड रश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। 1000 ऑफ पीपल रीच्ड अफ्रीका। नो। रेलवे लाइन्स वर बिल्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। यस। लेबर वर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड अमेरिका टू बिल्ड टू रेलवे। यस। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज वॉज द डेवलपमेंट। नो, वो डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ वहां से सारा कुछ वो मिनरल्स वगैरह निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने करवाया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। 19th क्वेश्चन है, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है, वो एक नेटिव वर्ड कम्बेरा से आता है। इसका मीनिंग क्या है, मीटिंग प्लेस, ठीक है, मिलने की जगह, इसी को कैनबरा कहा जाता है। 20th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ फेमस लीडर ऑफ चाइना फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ फीचर दिए गए हैं, आपको पहचानना है ये चाइना का कौन सा नेता है। ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, गरीब फैमिली से आता था। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, मॉडर्न चाइना का फाउंडर भी उसे कहा जाता है। एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिशनरी स्कूल्स, मिशनरी स्कूल से पढ़कर उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी।
एंड हिज वर्क इज नोन एज थ्री प्रिंसिपल्स, उनके तीन प्रिंसिपल्स भी हैं सन मिन चुई। तो सनयात सेन इसका आंसर है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पे विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी हैं जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, सेक्शन बी आपका। क्वेश्चन 22 है, वाई वुड इट बी करेक्ट टू से दैट नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट वर डेफिनेटली अ थ्रेट टू अर्बन लाइफ। जो मंगोलिया के नोमैडिक लोग होते थे, जानवर पालने वाले, क्या वो एक खतरा थे शहरी जीवन के लिए? तो आपको बताना है इसके सपोर्ट में। तो भाई बिल्कुल, सबसे ज़्यादा पंगे होते थे इनके लैंड यूज़ को लेकर। कैसे? देखो, शेपर्ड्स वुड ऑफन ड्राइव देयर फ्लॉक्स अक्रॉस सोन फील्ड्स टू रीच वाटर सोर्सेस। जो शेपर्ड होते थे, ठीक है, गडरिए, वो क्या करते थे? ऑफन ड्राइव देयर फ्लॉक्स अक्रॉस सोन फील्ड्स, जो बोया हुआ खेत होता है वहाँ तक वो मतलब आगे जाते थे, विच रिजल्टेड इन द टोटल रूइन ऑफ क्रॉप्स प्लांटेड बाय सेटल्ड फार्मर्स। और जैसे ही वो गडरिया घुसते थे अपने जानवर लेके आगे पानी की तलाश में, तो वो सारी की सारी क्रॉप उनकी खत्म हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। सो सेटल्ड फार्मर्स होते थे वुड समटाइम्स ब्लॉक एक्सेसेस टू रिवर्स, वो कभी कभी नदी का एक्सेस ही बंद कर देते थे, कैनाल्स बंद कर देते थे, ताकि ये शेफर्ड या पेस्टोरलिस्ट लोग जो हैं वो पानी का यूज़ नहीं कर पाएँ अपने एनिमल्स के लिए। और जब ऐसा होगा तो भाई वॉयलेंट क्लैशेस भी होंगे। रेडिंग एंड प्लंडरिंग, होता क्या था, जो नोमैडिक हर्डर्स होते थे वो मोबाइल थे, इधर से उधर घूमते रहते थे और स्टेपी एरियाज में रहते थे टेंट वगैरह लगा के। सो वो इजीली स्ट्राइक कर सकते थे किसी के भी ऊपर, ठीक है। सो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ड्रॉट, जब अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, कोई कमी हो जाती थी, तो जो हर्डर्स होते थे ये क्या करते थे, खेती बाड़ी जहाँ पे होती है गाँव में, वहाँ रेड मारने चले जाते थे और पूरा उनका जो अनाज है वो सीज करके आ जाते थे, जितने उनके जानवर है चुरा के ले आ जाते थे, जितना और भी सामान मिलता था वो सारा कुछ सामान वो अपने साथ ले आते थे। मिलिट्री एडवांटेज क्या था इसका? तो जब वो इतने मोबाइल थे, फ्लेक्सिबल थे, इधर से उधर फटाफट जा सकते हैं, तो उनको एक टेक्टिकल एडवांटेज मिल गया। और जो विलेजेस से वो बहुत फिक्स थे, उनको अपना डिफेंस करना नहीं आता था। इनफिल्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सबवर्जन, यानी कि द थ्रेट वॉज नॉट एक्सटर्नल, कि सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं होता था। कुछ नोमैडिक ग्रुप्स थे जैसे अकदियन, अमोराइट्स, असीरियंस, आर्मेनियंस, ये क्या करते थे, घुसपैठ करते थे अच्छे भरे पूरे शहर के अंदर, और उसके बाद क्या करते थे, वो ऐसे घुसपैठ करके वहाँ पे हार्वेस्ट लेबरर्स बन के काम करते थे या फिर सोल्जर्स की तरह काम करते थे। और एक बारी जब वो पैसा उन पे आ जाता था, सो फिर वो पॉलिटिकल पावर वहाँ के छीनने के लिए फिर वो लग जाते थे और अपनी डायनेस्टीज खुद वहाँ पे लगा देते थे। जैसे एक किंग था मारिका, जो कि एमोराइट उससे आता था कम्युनिटी से, जो कि एक पेस्टोरल कम्युनिटी थी डेजर्ट्स में रहने वाली, और एक टाइम बाद वो राजा बन गया। सर्विलांस एंड सस्पिशियन, सो जो इन सिटीज़ के किंग्स होते थे वो लगातार इनकी मूवमेंट्स को क्लोजली देखते थे, मॉनिटर करते थे। इन द रॉयल आर्काइव्स ऑफ मैरी, मारी का जो जितना भी वो मिलता है हमें, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पुराने लेटर्स मिलते हैं, उसमें दिखाया जाता है जो हर्डर्स होते थे वो इधर उधर मूव करते थे। सो किंग्स उन पे शक करते थे पूरा पूरा, और सस्पेक्ट, और उनको लगता था कि कहीं ये हर्डर्स किसी के कुछ जासूस तो नहीं है, या फिर ये प्लान तो नहीं कर रहे हैं कोई हम पे अटैक करने का। सो द स्पीड एट विच नोमैड्स, नोमैड्स वही है मंगोलिया वाले लोग जो इधर उधर घूमते हैं। So the speed at which nomads could communicate across the desert through fire signals और fast riders made them, वो इतने unpredictable थे, वो कभी भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर फायर सिग्नल से, या उनके घुड़सवार इतने तेज होते थे, सारी खबरें उनकी फटाफट इधर से उधर पहुंच जाती थी। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे ये। जो सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो भी इनसे तंग आ गए थे एक टाइम बाद। 24th क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर्स ऑफ द ग्रीक एंड रोमन वर पॉलीस्थीटिक, ठीक है, पॉलीथिस्टिक। सो हमें बताना है ग्रीक और रोमन्स का जो एक पुराना ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। सो द मोस्ट ग्रेट और डायरेक्ट एविडेंस ऑफ पॉलीथिज्म, यानी कि बहुत सारे आप मतलब मान रहे हो मतलब भगवानों को, वॉज द वर्शिप ऑफ अ वास्ट पैंथन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी। ग्रीक इन्फ्लुएंस की बात करूं, सो रोमन्स अडॉप्टेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स रोमन्स लोग फॉलो करते हैं। एंड ऑफन आइडेंटिफाइंग देयर ओन गॉड्स विद ग्रीक काउंटर पार्ट्स, यानी कि वो अपने गॉड्स को ग्रीक के साथ जोड़ते हैं, जैसे जुपिटर विद ज्यूस,
जूनो विद हेरा, मिनेर्वा विद अथेना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने भगवानों को उनसे कंपेयर करते, जोड़ देते हैं। स्पेशलाइजेशन। सो गॉड्स वर नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, ऐसा नहीं है कि बस ये एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर है। सो जो गॉड्स होते थे उनको नेचुरल फोर्सेस की तरह दिखाया जाता था, जैसे समुंदर देवता, वॉर का देवता, प्यार की देवी, एग्रीकल्चर के देवता, नाम भी लिखे हुए हैं उनके, नेपच्यून, मार्स, वीनस, सीरस, और ये सारे प्लैनेट्स के भी नाम है, नेचर से भी जुड़े हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिचुअल एंड पब्लिक नेचर। सो अनलाइक मॉडर्न प्राइवेट रिलीजन्स, आज की डेट में जो चल रहा है, रोमन और ग्रीक पॉलीथिज्म जो था वो बहुत पब्लिक था, सभी को पता चलता था क्या हो रहा है। रिलीजन वॉज एक्सप्रेस थ्रू फॉर्मल रिचुअल्स, बहुत सारे पूजा पाठ होते थे उस टाइम पे, उनके रिचुअल्स, एनिमल्स की बलि दी जाती थी, पब्लिक फेस्टिवल्स होते थे। सो दीज वर ऑफन फंडेड बाय द स्टेट, जो स्टेट होता था, जो पूरा वहाँ का किंगडम संभाल रहा होता था, वो फंड करता था ताकि भगवान खुश रहे। थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स एंड श्राइन्स बनाई गई थी पूरे एम्पायर में, और यहाँ पे एक फिजिकल सेंटर मिल जाता था, ये लोग जाके अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सबसे बड़ा तगड़ा फीचर्स है रोमन पॉलीथिज्म का, वो था इसकी प्लूरैलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जो रोमन्स होते थे डिड नॉट यूजुअली इम्पोज देयर गॉड्स ऑन कॉन्क्वर्ड पीपल, ऐसा नहीं है कि अपने भगवानों को वो किसी के भी ऊपर थोप देते थे जाके, वो बहुत इंक्लूसिव होते थे। वो लोकल जो पॉपुलेशन जिस पे कब्जा भी करते थे उनको कहते थे आप कंटिन्यू रखो जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, ठीक है। जैसे इसीस इन इजिप्ट, मिथरास फ्रॉम द ईस्ट, वो कहते थे आप करो अपनी जो पूजा कर रहे हो, और वो खुद को सिंक कर देते थे। रोमन्स ऑफन मर्ज्ड देयर गॉड्स विद लोकल वंस, वो अपने भगवानों को लोकल भगवानों से जोड़ देते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन द रोमन गॉड मार्स वॉज समटाइम्स वर्शिप्ड अलोंग साइड सेल्टिक वॉरियर डिटीज। तो ऐसा देखने को मिलता है, ये सिंक कर देते थे मिली जुली सरकार। इंपीरियल कल्ट, एक सबसे यूनिक फीचर है रोमन पॉलीथिज्म का, वो है डिफिकेशन, ठीक है, डिफिकेशन ऑफ डिकीज्ड एम्परर्स। सो होता क्या है, जो एम्परर मर गया तो माना जाता है, अगर कोई एम्परर मर जाता है तो उसकी आत्मा को जीनियस माना जाता था और उसकी भी पूजा की जाती थी। क्वेश्चन 25 है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ कैथेड्रल टाउन इन फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर कैथेड्रल टाउन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। देखो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, एक कम्युनिटी जॉब थी। 12th सेंचुरी में जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने बड़े बड़े चर्चेस बनाए जिनको कैथेड्रल्स कहा जाता था। ये ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे प्रीस्ट लोग जाके अपना काम कर रहे हैं, रिच पीपल गिव मनी एंड पुअर पीपल गिव देयर लेबर। यहाँ पे क्या है कि भाई बहुत सारा यहाँ पे पैसा भी आ रहा है और लोगों की मेहनत भी थी, कई दशकों तक काम चला था, एकदम क्विकली नहीं बन गए थे बड़े बड़े चर्च, और हैवी हैवी पत्थरों से इनको बनाया गया था, और 50 से लेके 100 साल तक एक चर्च बन के पूरा होता था इनका, ठीक है, टू फिनिश वन। हाउ द टाउन ग्रो, अब ये देखिए कि ये पूरा टाउन कैसे ग्रोथ होता है। इमेजिन अ कंस्ट्रक्शन साइट दैट स्टेज एक्टिव फॉर 100 ईयर्स, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है मान लो वो 100 साल तक अगर चलती है, वहाँ पे काम चलता है, तो एक तरीके से लोगों के लिए तो एक वो मैग्नेट है ना, क्योंकि वर्कर्स लोग जो 100 साल तक काम करेंगे, वो पत्थर कटाई करने वाला, कारपेंटर, आर्टिस्ट, वो यहीं रहेगा अपनी फैमिली के साथ। सो ये काम तो कई जनरेशन्स तक चलता है, तो उन्होंने अपने घर बना लिए वहीं परमानेंटली। मार्केट और शॉप बन गई, जब ये वर्कर्स वहाँ रहेंगे तो इनको खाना भी चाहिए भाई, इन वर्कर्स को अपने लिए कपड़े भी चाहिए भाई। सो वंस द कैथेड्रल वॉज फिनिश्ड, एक बार अगर वो बन के तैयार हो गया, फिर तीर्थ यात्री जो रिलीजियस ट्रेवलर्स हैं वो हर जगह से वहाँ आते थे, तो फिर उस एरिया में होटल्स भी खुल गए, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए, शॉप्स भी खुल गई। सो इसी से एक कैथेड्रल टाउन बन गया पूरा, पहले तो एक चर्च था फिर पूरा टाउन ही बन गया। और आर्किटेक्चर जो था ना वो था ऐसा कि भगवान के क्लोज फीलिंग करवा दे। गोइंग हायर, एक तो वो ऊंचे ऊंचे बटरेसेस बनाते थे, यानी कि स्टोन सपोर्ट्स ऑन द आउटसाइड्स, सो दे कुड बिल्ड वॉल्स मच टॉलर, लंबी लंबी और पतली पतली, मतलब ऐसी वो बनाते थे वहाँ पे। फिर है लेटिंग इन लाइट, सो वॉल्स के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो मतलब पूरा जो है वो वेट झेले, सो वो क्या करते थे, बड़े बड़े विंडोज और उस पर ग्लास होते थे, स्टेन्ड ग्लास एकदम मजबूत बढ़िया, वो लगाए जाते थे, विंडोज से लाइट आती थी। पिक्चर बुक्स फॉर द पुअर, बहुत सारे लोग थे जिनको पढ़ना नहीं आता था उस टाइम पे, तो कलरफुल पिक्चर्स बनाई जाती थी ग्लास के ऊपर, बाइबल की स्टोरीज पूरी वहाँ पे बनी होती थी, ठीक है,
ताकि लोग अपने रिलीजन को समझ पाए, विंडोज को देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रंटियर इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के कंटेक्स्ट में फ्रंटियर का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है, इसमें पूछा जा रहा है। द शिफ्टिंग बाउंड्री, वेस्ट की तरफ जब आप मूव कर रहे हो, जैसे यूरोपियन सेटलर्स आए फ्रॉम द अटलांटिक कोस्ट टू पैसिफिक ओशियन, उन्होंने लगातार, ठीक है, अंदर ही अंदर नई जमीन कब्जा कर ली। सो द फ्रंटियर वॉज द एवर मूविंग लाइन, वो एक लाइन आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक किनारा सा आ गया, वेयर यूरोपियन स्टाइल सेटलमेंट्स एंडेड एंड द वाइल्ड और नेटिव कंट्रोल लैंड्स बिगिन। एक लास्ट सीमा जहां पे यूरोपियंस वाली सेटलमेंट्स खत्म होती हो और एक जंगली नेटिव वाला एरिया शुरू होता हो। फिर एक्सपेंशन होता है, एवरी टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स परचेज लैंड, फिर यूनाइटेड स्टेट्स जमीनें खरीदने लगा, जैसे लुजियाना खरीदा या फिर वो जीतता था। सो ये बाउंड्री फिर वेस्ट की तरफ और आगे बढ़ा दी जाती थी। धीरे धीरे नेटिव्स को वहां से भगाया जाने लगा। अमेरिकन्स के लिए जो फ्रंटियर है वो एक अपॉर्चुनिटी थी और एक फ्री लैंड था, ठीक है। सो हाउएवर नेटिव लोगों के लिए क्या था कि उनकी जमीन जाएगी, जितना ज्यादा वो फ्रंटियर आगे बढ़ेगी भाई उनकी जमीन जाएगी। और जैसे ही फ्रंटियर लाइन आगे बढ़ेगी, जो नेटिव लोग हैं ट्राइब के, उनको फोर्स किया जाएगा भाई ट्रीटी साइन करो और वेस्ट साइड में और आगे घुसो, ठीक है, और इस एरिया पे जाओ जहां पे अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। फिर है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल चेंज। तो जैसे ही कैलिफोर्निया में गोल्ड की डिस्कवरी हुई तो कॉज द फ्रंटियर टू जंप अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, फिर ये फ्रंटियर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई क्योंकि हजारों लोग आ गए, पूरे वास्ट एकदम वेस्ट तक जाना चाहते थे वो। रेलवेज बनाई गई, कंस्ट्रक्शन किया गया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का, 1870 तक कंप्लीट भी हो गया इसका काम। और हेल्प्ड क्लोज द फ्रंटियर बाय कनेक्टिंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पूरा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सेटलर्स के लिए भी ईजी हो गया कि भाई वो इधर से उधर आराम से जा सकते हैं, स्पेस कवर हो जाएगा। फिर है सेंसस 1890 का। 1890 तक यूएस सेंसस ब्यूरो डिक्लेयर करता है कि देयर वॉज नो लॉन्गर अ क्लियर फ्रंटियर लाइन, कोई क्लियर फ्रंटियर लाइन नहीं है। सेटलमेंट हैड बिकम सो वाइड स्प्रेड, इनकी यूरोपियंस की सेटलमेंट इतनी फैल गई है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट दैट द एरा ऑफ द शिफ्टिंग बाउंड्री वॉज ऑफिशियली ओवर। वो एरा ही खत्म हो गया जिसमें बाउंड्रियां शिफ्ट होती थी, इन्होंने सब कब्जा कर लिया है। What were the important events prior to the Meiji restoration that made Japan's rapid modernization possible? ठीक है, या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ सन यात सेन रिव्यू द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो इसमें ये है, ठीक है, कि क्या क्या ये डेवलपमेंट्स हुए देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई इन द लेट 16th सेंचुरी, पीजेंट्री वॉज डिसआर्म्ड, ठीक है, एंड मतलब जो पीजेंट्री है उनके पास कोई हथियार नहीं होंगे, सिर्फ समुराई होंगे जिनके पास तलवार स्वॉर्ड्स रह सकती है। सो इससे क्या हुआ, जो सिविल वॉर चलती आ रही थी कई सेंचुरी से, वो खत्म हो गई और एनवायरनमेंट थोड़ा स्टेबल हो गया जहाँ इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, और कंट्रोल थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो गया। जो लोकल लॉर्ड्स होते थे जिनको दैम्यो कहा जाता था, उनको ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी कैपिटल में ही रहें, और इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, लोकल रेबेलियन नहीं हो पाएगा शोगुन्स के रूल्स के अगेंस्ट। फिर क्या होता है, अर्बनाइजेशन एंड द राइज ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी। हुआ क्या कि भाई बाय द मिड 17th सेंचुरी जापान हैड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटीज़। कुछ ऐसी सिटीज़ थी यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँ, एडो जिसको टोक्यो कहा जाता है आज, ओसाका, क्योटो। सो धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, मार्केट इकोनॉमी आई यहाँ पे, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन। जब शहर इतने बड़े होंगे तो डिमांड भी होगी सामान की। सो होगा क्या, इससे फिर एक कमर्शियल इकोनॉमी बनेगी, जब वो ट्रेड होगा, सामान आएगा जाएगा, मनी का यूज़ होगा, और स्टॉक मार्केट भी क्रिएट हो गई थी, ठीक है, स्पेशली फॉर राइट्स। फिर है मर्चेंट क्लास, एक अमीर लोगों का क्लास जिनको मर्चेंट कहते हैं, उनका एमरजेंस हुआ और उन्होंने क्या करा, थिएटर को और आर्ट्स को पैट्रोनाइज किया। मर्चेंट्स ने पैसे दिए और बोला आप आर्ट करो, प्रूविंग दैट वेल्थ वॉज नो लॉन्गर जस्ट इन द हैंड्स ऑफ द वॉरियर क्लास। अब सिर्फ वॉरियर्स के पास पैसा नहीं था, मर्चेंट लोगों के पास भी पैसा था। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आए। सो एक रीडिंग की हैबिट आ गई पूरे एरिया में जापान के अंदर। अब लोग सिर्फ फन के लिए नहीं पढ़ते थे, उन्होंने एंशियंट जैपनीज लिटरेचर को पढ़ा, पुराना पूरा वेस्टर्न साइंस को भी पढ़ा, जिसको डच लर्निंग भी वो लोग कहते थे, क्योंकि सिर्फ डच ही वो लोग थे जो वेस्टर्न साइड से आते थे ट्रेड करने। मेरिट ओवर स्टेटस,
सो लोगों ने बोला मेरिट, क्या आप में खूबियां हैं उस पर बात करो, आपका जन्म कहाँ हुआ है वो छोड़ो, फैमिली स्टेटस क्या है वो भी छोड़ो। सो मेरिटोक्रेटिक थिंकिंग मेड इट इजियर फॉर द मेजी गवर्नमेंट, मेजी गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी हो गया कि टैलेंटेड लोगों को अब चुना जा सकता था। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, सिल्क इंडस्ट्री। सो ये जो ड्रेन है गोल्ड और सिल्वर का, तो इसको अगर हमें रोकना है, टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू पे फॉर चाइनीज सिल्क, शोगुन्स ने क्या करा, कुछ स्टेप्स लिए कि अपनी खुद की डोमेस्टिक घरेलू सिल्क की इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा, एक फाउंडेशन बनेगी और जापान बाद में एक्सपोर्ट करेगा चीज़ों को। लैंड सर्वे हुए, लैंड सर्वे से पता चला कि भाई ओनर कौन है लैंड का, टैक्स पेयर कौन है, एक स्टेबल रेवेन्यू का बेस बनेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ जापान एमर्ज एज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन ताइवान फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना टू प्रेजेंट टाइम। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और में आ रखा है तो देखो जापान कैसे एमर्ज हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए जापान के अंदर अंडर द यूएस लेड ऑक्यूपेशन 1945 से लेके 52 तक, जब यूएस ने ऑक्यूपाई कर रखा था इसको, जापान को डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया, उसकी मिलिट्री खत्म करवा दी गई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जो कि फोकस था ऑन पीस एंड डेमोक्रेसी, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो शांति व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देगा, आर्टिकल 9 का, कि भाई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे। लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रोक अप लार्ज लैंड होल्डिंग्स, बड़े बड़ी ज़मीनें जिसके पास है वो छीनी और उसको सोल्ड किया उन फार्मर्स को जो कि ज़मीन पे काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब फार्मर्स को वो ज़मीनें मिलेंगी तो गाँव के एरिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और एक स्टेबल एक डोमेस्टिक मार्केट बनेगी इंडस्ट्रियल गुड्स की। ठीक है, और क्या है, सपोर्टिव अलायंस। सो अमेरिका ने क्या करा, फाइनेंशियल मदद दी जापान को, जिससे कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी सीधी जापान तक आ गई, मार्केट्स तक आ गई और एक रिकवरी इसकी स्टार्ट हो गई। फिर इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, अबॉलिशिंग ज़ाइबात्सु। होता क्या था, वॉर से पहले जापान की इकोनॉमी वाज कंट्रोल्ड बाय ज़ाइबात्सु, यानी कि लार्ज फैमिली ओन्ड बिजनेस मोनोपोलीज। बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, वही बिजनेस की एक मोनोपोली रखती थी अपने पास, वही बिजनेस करते थे। लेकिन हुआ क्या, इनको डिसमेंटल कर दिया गया जैसे ही अमेरिका यहाँ पे आया, ताकि कंपटीशन वो बढ़ा सके, क्योंकि वो तो भाई कैपिटलिज्म को मानते हैं ना, तो वो तो कंपटीशन करवाएंगे। सो उसकी जगह पे किरेत्सु यानी कि नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनीज, सभी को बोला गया इंडिपेंडेंटली आओ और अपना अपना यहाँ पे टैलेंट दिखाओ। सो होगा क्या, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। द कोरियन वॉर बूम, कोरियन वॉर 1950 से 53 तक चली। इसमें क्या हुआ, यूएस मिलिट्री यूज्ड जापान एज अ सप्लाई बेस, जापान का एज अ सप्लाई बेस अमेरिका ने यूज किया, और प्लेसिंग ह्यूज ऑर्डर्स फॉर ट्रक्स, ट्रक के ऑर्डर, इक्विपमेंट्स के ऑर्डर, सर्विसेज के ऑर्डर्स। सो एक स्पेशल डिमांड थी। इससे क्या है, जापान की इकोनॉमी को कैश मिल गया और अपनी हैवी इंडस्ट्रीज वो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट लेड ग्रोथ नीति, यानी कि जापान की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत एक्टिव थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री उनकी एक मंत्रालय था। सो ये क्या करते थे, प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, डिसाइड करते थे किस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, स्टील वाली, शिप बनाने वाली, या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक कार। सो ये उनको सब्सिडी देते थे और डोमेस्टिक कंपनीज को बचाते थे कि बाहर का कंपटीशन इनको खत्म ना कर दे। ठीक है, कि वो भाई प्रॉपर इतने इनफ हो जाए, कि इतने इनफ स्ट्रांग हो जाए, अपना वो सामान बेच पाए। लेबर रिलेशंस एंड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। सो अनलाइक द वेस्ट की तरह ना, जापान ने क्या करा, एक यूनिक लेबर सिस्टम डेवलप किया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी ऑफर्ड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, बोला लाइफ टाइम काम देंगे आपको, प्रमोशंस देंगे जितने आप सीनियर होते जाओगे। सो मैनेजमेंट, होता क्या था यहाँ पे, यूनियंस में एक भाईचारा था, लेबर यूनियंस मिलजुल कर काम करती थी कंपनी के साथ, कि अगर कंपनी पैसे वाली रहेगी तो वर्कर्स भी पैसे वाले रहेंगे, तो हड़तालें कम होती थी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती थी। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी, जापान ने क्या करा, शिफ्टेड फ्रॉम मेकिंग चीप गुड्स टू हाई क्वालिटी एंड हाई टेक प्रोडक्ट्स। उन्होंने सस्ता सामान छोड़कर और हाई क्वालिटी वाला अच्छा सामान बनाना शुरू किया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया और टोटल क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दिया। जापान के ब्रांड सोनी, टोयोटा, होंडा आज बहुत बड़े लीडर्स हैं वर्ल्ड में। फिर है सोशल फैक्टर्स, ओलंपिक बूस्ट। 1964 का टोक्यो ओलंपिक हुआ जापान के अंदर, जापान वर्ल्ड स्टेज पे रिटर्न मारता है
और एक बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बुलेट ट्रेन के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया। शिंकैसेन, जापान के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने बचाया है हाई परसेंटेज ऑफ देयर इनकम विच प्रोवाइडेड बैंक्स विद द कैपिटल नीडेड टू लैंड टू ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। जब लोग सेव ज्यादा करेंगे तो बैंक लोन ज्यादा देगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड जेंगिस खान गिव अ न्यू शेप टू हिज आर्मी, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द मिलिट्री चेंजेस मेड बाय हिम। सो मिलिट्री चेंजेस में क्या था, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चंगेज खान ने क्या करा, जो पुरानी ट्राइबल उसमें बटे हुए थे पूरे मंगोल्स, उसको तोड़ दिया। चंगेज खान ब्रोक अप द ओल्ड ट्राइब्स, उन्होंने सारे पुराने ट्राइब्स को तोड़ ताड़ के एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मेंबर्स इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट्स, एक नई मिलिट्री यूनिट बना दी। और बिना चंगेज खान की परमिशन के आप एक ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते। डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होगा। एनीवन हु लेफ्ट देयर यूनिट फेस्ड, अगर किसी ने अपनी यूनिट को छोड़ा तो सीधा डेथ पेनल्टी होगी। इससे क्या होगा, सोल्जर्स बहुत लॉयल रहेंगे अपने कमांडर के लिए, ग्रेट खान के लिए, चंगेज खान के लिए। अपने ट्राइब और क्लैन के लिए नहीं लड़ेंगे, फिर वो चंगेज खान को खुश करने के लिए लड़ेंगे। द डेसिमल सिस्टम, चंगेज खान ने अपनी आर्मी को एक स्ट्रिक्ट डेसिमल हायरार्की पे वो किया था। इससे क्या होगा कि अ यूनिट ऑफ 10 सोल्जर्स, जिसको आप अर्बन कहते हैं, यानी कि 10 लोगों की यूनिट। तुमन ये सबसे बड़ी यूनिट थी जिसमें 10,000 सोल्जर्स होते थे, ठीक है, 1000 की 10 यूनिट्स होती थी। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है भाई, जब इतनी तगड़ी तगड़ी यूनिट्स होंगी ना तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि आप फटाफट मूवमेंट्स कर सकते हो। और जैसे ही उसका एम्पायर बढ़ा, चंगेज खान सिर्फ मंगोल्स पे रिलाई नहीं करता था। ठीक है, चंगेज खान डिड नॉट जस्ट रिलाई ऑन मंगोल्स, ही इनकॉर्पोरेटेड डिफीटेड नोमैडिक ट्राइब्स, जिसको उसने हराया केरेतीज वगैरह को, उसको भी अपने इसमें जोड़ दिया, बोला मेरे लिए काम करो। और उन्होंने एक्सपर्ट्स को, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक्सपर्ट्स को हायर किया। बोला मेरे यहाँ पे मेरे को चाहिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स चाहिए। चाइनीज इंजीनियर्स को भी इन्होंने हायर किया, जैसे सीज वॉरफेयर करना है अगर, तो उसके लिए चाइनीज को इसने हायर किया। इससे क्या होगा, मंगोल्स जो कि पहले सिर्फ घोड़े वगैरह चढ़ाते थे, ठीक है, घोड़े चलाते थे, है ना, और अब ये क्या है, बड़ी बड़ी सिटीज को भी अब ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कैटापोल्ट्स और गन पाउडर का यूज करके। सो ये क्या है, एक तरीके की इनकी स्किल है। सिलेक्शन ऑफ कमांडर्स, पास्ट में क्या होता था, जो लीडरशिप होती थी वो डिपेंड करती थी कि कौन लीडर बनेगा, वो किसका फैमिली स्टेटस कैसा है। चंगेज खान ने बोला जिसकी मेरिट, ठीक है, जो जितना लॉयल और जो जितना ब्रेव होगा, जन्म वनम से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो ही सराउंडेड हिमसेल्फ विद अ ग्रुप ऑफ ब्लड ब्रदर्स, खून के भाई कहता था वो अपने आसपास वालों को, अंडा, और स्पेशल फॉलोवर्स यानी कि नौकेर, यानी कि जो बिल्कुल उसके लिए डिवोटेड रहते थे, यानी कि एकदम टॉप जनरल्स थे उसके, बहुत भरोसेमंद। फिर उसके बाद है इनोवेशन इन इक्विपमेंट एंड टैक्टिक्स। सो मंगोल आर्मी जो थी उसको ऐसे डिजाइन किया जाता था जो स्पीड से काम करे और एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल दे सामने वाले दुश्मन के ऊपर। जो मंगोल्स के हॉर्स आर्चर्स होते थे ना, जो घुड़सवारी करते करते दूर तीर धनुष चलाते थे, वो एक शॉर्ट पावरफुल बो को यूज करते थे जो कि हॉर्न्स का बना होता था, लकड़ी का बना होता था और सिन्नियों का बना होता था, यानी कि वो सींग वगैरह, लकड़ी वगैरह, शार्प से ऑब्जेक्ट्स ऐसे यूज करते थे कि एकदम एक्यूरेट शूट कर दे सामने वाले को। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तकड़ा था, एक रैपिड कुरियर सिस्टम था इनका, तेजी से खबर इधर से उधर पहुंच जाया करती थी। इस सिस्टम को याम कहा जाता था। जो राइडर्स होते थे वो क्या करते थे, छोटे छोटे स्टेशंस पे वो दूसरे घोड़े वाला खड़ा होता था, तो इस तरीके से इनके मैसेजेस इधर से उधर पहुंच जाते थे स्पीड में, इनक्रेडिबल स्पीड में। अनलाइक अदर आर्मीज दैट स्टॉप्ड फाइटिंग इन विंटर, कुछ आर्मीज ऐसी होती थी जो विंटर्स में काम नहीं करती थी, लड़ाई करना छोड़ देती थी, पर जो मंगोल्स होते थे वो नहीं करते थे, वो तो जमे हुए नदियों को हाईवे की तरह यूज करते थे और डीप चले जाते थे टेरिटरी के अंदर। What is meant by रेनेसा इन यूरोप, what was its impact? सो चलिए देखते हैं, रेनेसा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। रेनेसा का मतलब होता है ट्रांजिशन, एक बदलाव। मिडल एजिस चल रही थी यूरोप में और मॉडर्न एज में जो बदलाव हुआ यही रेनेसा है, एक इंप्रूवमेंट हुआ। क्लासिक्स, पुरानी चीज़ों का रिवाइवल। सो अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, जो पुरानी सिविलाइजेशंस होती थी उनमें लोगों का दोबारा इंटरेस्ट बना, उनके लिटरेचर में, उनकी फिलॉसफी में, उनके आर्ट में। और थोड़ा रिलीजियस शिक्षा से हटकर
गॉड की सेंटर्ड शिक्षा से हटकर इंसानों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी, रीजनिंग, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू शेप देयर ओन लाइफ, थिंकिंग, इस पे ज़्यादा फोकस किया। और द बिलीव दैट एवरीथिंग शुड बी क्वेश्चन, रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि हर चीज़ पे सवाल उठाया जा सकता है। ऑब्जर्व करो, लॉजिक दो, ये नहीं अंधा विश्वास किसी पे भी करना है। इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा, रेनेसा का इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या असर हुआ इसका? सबसे पहले तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रियलिज्म, यानी कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हुए, माइकलैंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, इन्होंने क्या करा, थोड़े छोटे मोटे सिंबॉलिक मिडिवल आर्ट से हटकर ऐसे ऐसे आर्ट को आगे जन्म दिया ना, जैसे कि इन्होंने एनाटॉमी की स्टडी करी अच्छे से, कुछ पर्सपेक्टिव्स क्रिएट करे कि ऐसी पेंटिंग बना दो, ऐसी मूर्ति बना दो जो लाइफ लाइक लगे, लगे जिंदा आदमी है। ठीक है, नया आर्किटेक्चर आया। जो आर्किटेक्ट होते थे वो गॉथिक स्टाइल को छोड़कर थोड़ा क्लासिकल रोमन फीचर्स जैसे डोम्स बनाना, आर्क बनाना, कॉलम वगैरह बनाना, इस पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए। इन साइंस एंड लर्निंग, साइंटिफिक रेवोल्यूशन यहाँ पे आता है। रेनेसा का जो पीरियड था, लोगों को बोला गया नेचर को ऑब्जर्व करो, यानी कि कोपरनिकस ने भी अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, आगे मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जो अर्थ है ना वो सन के चारों तरफ घूमता है, ना कि सन। ठीक है, अब चर्च वाले कहते थे कि सन घूमता है, चैलेंज कर दिया ना। सो प्रिंटिंग प्रेस भी इसी टाइम पे डेवलप हुई। जोहानिस गुटेनबर्ग ने क्या करा, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया 1455 में, एक टर्निंग पॉइंट। किताबें अब इजीली मिलेंगी, सस्ते में मिलेंगी, और आइडियाज आम लोगों तक भी अब पहुंचेंगे। रिलीजन में भी सवाल उठाए गए, भाई जो करप्शन चल रहा था चर्च के अंदर, कैथोलिक चर्च में, सीधा सीधा एक नेता आए यहाँ से, मार्टिन लूथर, उन्होंने तो भाई रिफॉर्म करने के लिए आवाज उठाई परमानेंटली। जो हमारा जो क्रिश्चियनिटी का पूरा सिस्टम ही इन्होंने बदल दिया। ठीक है, दो पार्ट्स बना दिए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड मिडिल क्लास, धीरे धीरे जब ट्रेड बढ़ा, पावर ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, धीरे धीरे वेल्दी मर्चेंट्स भी बढ़ गए, बैंकर्स लोग बढ़ गए, खासकर फ्लोरेंस के अंदर। सो ये लोग क्या थे, आर्ट वगैरह को फंड करते थे। रेनेसा का जो भी चल रहा था ना, कल्चर के बारे में, आर्ट में, पेंटिंग में, ये बहुत पैसा वैसा लगाते थे उस पर। और लैंग्वेज में बदलाव आया कि सिर्फ लैटिन यूज नहीं होगी, राइटर्स लोगों ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि जो इटालियन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, हर दिन बोलने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसको में उसके अंदर भी कुछ लिखो, जिससे कि लोगों की नेशनल आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होगा। लोग जानेंगे कि भाई ये भी भाषाओं में हम सीख सकते हैं। ये हो गया हमारा पेपर 1 खत्म। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है वो मैंने इसमें स्किप किया, मैप इसमें मैंने स्किप किया है, क्योंकि वो आप पेपर में आएगा तो देख के जस्ट आंसर देना होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ। मैप की अलग वीडियो आएगी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो आएगी। अब हम पेपर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। Which among the following cities of Mesopotamia flourished after 2000 BC as a royal capital? तो ये है मारी टाउन, बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ, यानी कि बहुत समृद्ध हुआ, आगे फूला फला। Who among the following Roman emperors established प्रिंसिपेट एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया था? ऑगस्टस ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। Which among the following in all probability was a compilation of the customary traditions of the Mongol tribes? So इसमें यासा हो जाएगा। ठीक है, अभी एक पिक्चर दी हुई है आपको। ठीक है, अब इस पिक्चर को आप देखो, आपसे पूछा जाएगा कुछ सवाल कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। सो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल सील है। आप इसकी शेप देखोगे सिलेंडर की तरह है कई कई, और उसके ऊपर कुछ इंप्रेशंस बने हुए हैं, कुछ बना हुआ है। सो ये है इसके अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सॉल्व आंसर है, आंसर की करवा रहा हूँ। एक फिल इन द ब्लैंक आ रखा है यहाँ पे। 5th क्वेश्चन, सुमेरियन जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की, वो धीरे धीरे रिप्लेस हुई 2400 BC तक आते आते अक्कदियन से। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। 6th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रैपिड कुरियर सिस्टम। जो चंगेज खान का कुरियर सिस्टम था रैपिड वाला, फटाफट खबर इधर से उधर पहुंचाने वाला, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे इट कनेक्टेड डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रिजीम, सही है। फ्रेश माउंट एंड डिस्पैच राइडर्स वर प्लेस्ड आउटपोस्ट एट रेगुलरली स्पेस डिस्टेंसेस, यस, एक स्पेस होता था डिस्टेंसेस का, और वहाँ इस बीच में ये चलता था पूरा मामला। ठीक है, इनके घुड़सवार जाते, सही है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम सही रहे, इसके मेंटेनेंस के लिए नोमैडिक लोग होते थे वो एक टैक्स दिया करते थे, सही बात है, कुबकुर कहा जाता था उसे।
स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम सरप्राइज ट्रैवलर्स। यस, जितने भी ट्रैवलर्स आए वो उसको देख के बहुत सरप्राइज थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। सारी बातें जो भी इसमें लिखी गई हैं वो सही हैं। 7th क्वेश्चन है, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन और रीजन ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, असर्शन को पढ़ना है पहले। यूरोपियन वर इंडेप्टेड टू चाइनीज एंड मंगोल रूलर्स फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कि भाई जो यूरोपियन थे वो क्या थे, चाइना से और मंगोल रूलर से जुड़े हुए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वहाँ लाने के लिए। सही है। यूरोपियन ट्रेडर एंड डिप्लोमेट्स हैड बिकम फेमिलियर विद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग विजिट टू द कोर्ट्स ऑफ मंगोल रूलर्स। यस, यूरोप के ट्रेवलर्स जब मंगोल रूलर्स से मिलने जाते थे तभी वो प्रिंटिंग के बारे में जान पाए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, वेयर वॉज अ लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग असुरबानीपाल इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सो नाइनवे में क्या हुआ था, असीरिया का एक राजा था असुरबनीपाल, उसने क्या किया था, इसका जो टाइम था 668 से लेके 627 BC का था। सो उसने क्या करा, कलेक्टेड अ मैसिव लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल, बहुत तगड़ी लाइब्रेरी, नाइनवे नाम से एक जगह थी। सो उसने क्या करा, स्क्राइब्स को भेजा साउथ में टू फाइंड एंड कॉपी ऑल टैबलेट्स, पुरानी जितनी भी टैबलेट्स लिखी हुई हैं उसको ढूंढना, उसको कॉपी करो, हिस्ट्री से रिलेटेड, एपिक से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, और ओमान का जितना लिटरेचर है वहाँ का वो सब लिखवाया इसने, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सिटी ऑफ रेनेसा पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। यानी कि एक सिटी है रेनेसा पीरियड के टाइम की, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे, उसके बेसिस पे हमें बताना है। तो इसका आंसर सी होगा, फ्लोरेंस। ये सिटी क्या थी, एक इंटेलेक्चुअल सिटी थी इटली की, और आर्ट यहाँ का बहुत अच्छा था, और धीरे धीरे यहाँ के कुछ आर्टिस्ट थे डंटे और जियोटो, इनकी वजह से ये फ्लोरेंस और ज़्यादा जाना जाता था। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द मॉन्क्स। मॉन्क्स के बारे में कौन सी चीज़ है जो गलत लिखी हुई है, जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है इसमें, लाइक प्रीस्ट मॉन्क एंड नन्स कुड मैरी। नो, यहाँ पे क्या होता था, ये गलत है बिल्कुल, वो बिल्कुल एकदम अलग रहते थे, शादी वादी का इसमें कोई सीन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। केयरफुली आपको पढ़ना है और आपको फिर ऑप्शंस बताने हैं क्या सही होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है, द एंगल्स एंड सेक्सोन्स फ्रॉम सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड हेयर इन द 6th सेंचुरी। एक ऐसी जगह जहाँ पे एंगल्स एंड सेक्सोन्स जो थे वो सेटल हुए, और इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड, तो ये है इंग्लैंड। अब मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जो इंग्लैंड नाम है वो एक मॉडिफाइड नाम है एंजल लैंड का, एंजल लैंड से इंग्लैंड बना है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो एंजल्स और सैक्सोन्स थे, जो जर्मेनिक ट्राइबल लोग थे, जो सेंट्रल यूरोप से आए थे माइग्रेट होके, वो सेटल्ड हो गए थे ब्रिटेन के आइलैंड में 5th और 6th सेंचुरी में, तब यहाँ से ये सारी चीज़ें निकली हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरिलताई। कुरिलताई का मतलब होता है मंगोल के जितने भी चीफ होते थे ना, प्रधान, उनकी एक असेंबली होती थी, उसी को कुरिलताई कहा जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। 13th क्वेश्चन जो है हमारा, ये मैच द फॉलोइंग का आपका आ सकता है। तो इसके अंदर कैनबरा को किससे मिलाना है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। टेरा न्यूलियस क्या है, कि एक ऐसी जगह जो किसी की भी नहीं है, ठीक है, ये सी से आपको मिला देना है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, ये WEH स्टेनर ने बताया है इसके बारे में। वाई वर नॉट वी टोल्ड, ये हेनरी रेनॉल्ड्स, ये इनका वर्क है। सो ये भी आपका आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, आप तैयार रहना। 14th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फ्यूड। फ्यूड का क्या मतलब होता है भाई, फ्यूड का अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा, इसको फ्यूड कहा जाता है। चाइना इज अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री, सही बात है, बहुत बड़ा देश है। वेयर द कोर इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, ठीक है। सो इसके अंदर एक का तो नाम दिया हुआ है पर्ल रिवर, 2 और बताने हैं। तो ये द हुआंग ही एंड द चांग जियांग, यानी कि 3 रिवर्स हैं, येलो रिवर, यांसी रिवर और पर्ल रिवर। ये 3 मेन नदियां हैं चाइना की। आई होप आप समझ रहे होंगे। 16th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म द नोबल सेवेज फॉर द नेटिव्स ऑफ अमेरिका। नोबल सेवेज रूसो थे, जीन जैक रूसो,
और कुछ और यूरोपियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने इस टर्म को यूज किया, डिस्क्राइब देयर एडमायराइजेशन फॉर नेटिव पीपल। नेटिव लोगों को एडमायर किया इन्होंने, वो मानते थे नेटिव लोग नोबल हैं, क्योंकि भाई दे वर अनटेंटेड बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन। वो अनटेंटेड है अभी तक, मतलब वो जो नोबल लोग, मतलब जो नेटिव है वो नोबल है, बहुत अच्छे लोग हैं। 70th क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट, एक बहुत पुरानी चीज़ है जो अमेरिका में मिली है, एक एरो पॉइंट, वो कितने साल पुराना है भाई? वो 11,000 साल पुराना है। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल वाले चैप्टर से ये आया हुआ है, और यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट अमेरिका से मिला था, एक एरो पॉइंट, जो कि 11,000 साल पुराना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 18th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो देयर वाज वन डायरेक्ट टैक्स डैश, तो डायरेक्ट टैक्स जो होता था उसको टेल कहा जाता था, जो राजा होता था समटाइम्स इम्पोज करता था किसानों पे, क्लर्जी और नोबल से नहीं लिया जाता था। जो टेल है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता था जो फ्रांस में लिया जाता था पीजेंट्स लोगों से, कॉमनर आम आदमियों से। जो पहला स्टेट था क्लर्जी यानी कि पादरी, सेकंड स्टेट यानी नोबेलिटी यानी अधिकारी, उनसे नहीं लिया जाता था। 19th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, वाई सेटलर्स जस्टिफाइड टू ग्रैब द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द नेटिव्स। तो नेटिव लोगों की जमीनों को इन्होंने छीन लिया, हड़प लिया, इसको उन्होंने जस्टिफाई भी कर दिया। क्या कहा इन्होंने? वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेटलर्स नेटिव लोग बहुत लेजी हैं, है ना, और उनके पास कोई क्राफ्ट स्किल नहीं है, ना वो कोई मार्केट में कुछ कर सकते हैं, तो ये जमीनें हम उनसे छीन रहे हैं। उन्होंने जस्टिफाई कर दिया इसको। 20th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। सो एक आदमी है जो 1960 में ट्रांसलेटर था, जो कि पहले जापानीज एम्बेसी में गया था टू द यूएसए, ठीक है, और उन्होंने किताब भी लिखी थी द एनकरेजमेंट टू लर्निंग। तो ये थे फुकुजावा युकिची। सो फुकुजावा युकिची बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे मेजी टाइम के। वो ट्रैवल करते हैं यूएसए में 1860 में। अपनी बुक थी उनकी एनकरेजमेंट टू लर्निंग, गकुमोन नो सुसुमे भी कहा जाता है इसको जापानीज में। सो एक बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर थी, बहुत लोगों ने पढ़ी थी। जापानीज लोगों को उन्होंने बोला कि एम्ब्रेस वेस्टर्न साइंस, बोला वेस्टर्न साइंस को एम्ब्रेस करो और थोड़ा थिंकिंग को इंडिपेंडेंट बनाओ। व्हाट इज रिजर्वेशन विद रेफरेंस टू द नेटिव्स। नेटिव्स वाले चैप्टर में रिजर्वेशंस का क्या मतलब है? ये एक स्मॉल एरिया होता है जहां नेटिव लोग रहते थे, ठीक है। सो सेटलर्स जैसे जैसे वेस्ट साइड में बढ़ रहे थे, नेटिव अमेरिकन को फोर्स किया जाता था रेजर्वेशंस की तरफ जाना है, आपको बहुत बेकार क्वालिटी की जमीन है वहां पे जाना है, और ये बिल्कुल लॉक ऑफ लैंड है, यानी कि दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर ट्रेडिशनल मूवमेंट। वो अब रिस्ट्रिक्टेड है, इधर उधर घूम नहीं सकते, शिकार विकार अब वो कर नहीं सकते, उनको एक जगह रोक दिया। अब ये आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको इंस्टाग्राम पे भेजना है, @एकलव्य स्टडी पॉइंट जो यूजर नेम है यहाँ पे। होमवर्क ये है, आप इन दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसको आप भेजें, और उसको चेक करके बताया जाएगा कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं। आपको रिप्लाई दिया जाएगा जैसे ही टाइम होगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन में से कोई भी आप जो अच्छे से कर सकते हो आप जरूर लिख के भेजना। क्वेश्चन 23 है यहाँ पे हमारा, द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरीज वर बाय एंड लार्ज पीरियड ऑफ पीस। यानी कि पहली और दूसरी सेंचुरीज बहुत शांति का समय था और बहुत प्रॉस्पेरिटी का समय था, इकोनॉमिकली एक्सपेंशन हो रहा था। जैसे ही थर्ड सेंचुरी आई तो इंटरनल स्ट्रेन्स बहुत देखने को मिले। ये रोमन एम्पायर का थर्ड सेंचुरी का क्राइसिस आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं, इसमें क्या है। द ससानियन थ्रेट, ईस्ट साइड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 226 CE में क्या हुआ, एक नई और एग्रेसिव डायनेस्टी जिनको ससानियंस कहा जाता था, ईरान में एमर्ज हुए। 15 सालों के अंदर अंदर वो एक्सपेंड करते करते तेजी से रोमन फ्रंटियर तक पहुंच गई, यूफ्रेट्स नदी के पास। ससानियन किंग थे शापुर वन, क्लेम करते हैं टू हैव एनिहिलेटेड अ रोमन आर्मी। कहते हैं मैंने भाई इनको इतने को दबा दिया है, 60,000 आर्मी को, और रोमन कैपिटल जो है ना ईस्ट साइड की एंटियोक, उसको भी कब्जा कर लिया है। साइमल्टेनियसली इसी टाइम पे रोमन फ्रंटियर्स ऑन द राइन एंड डैन्यूब रिवर, जर्मन साइड वहां पे लगातार अटैक हुआ जर्मेनिक ट्राइब्स का, बर्बेरियंस जिनको ये लोग कहते थे, एलमेनी, फ्रैंक, गॉथ, ये सारे थे ना वहां के जर्मन साइड के ट्राइबल लोग, ये भी अटैक कर रहे थे लगातार। सो द एम्पायर, इसको फोर्सफुली भाई खाली करवा दिया गया, पूरी टेरिटरी बियॉन्ड द डैन्यूब तक, एंड द रोमन्स हैड टू स्पेंड ह्यूज रिसोर्सेज ऑन डिफेंस। अपने को बचाने के लिए इनको बहुत तगड़ा पैसा फिर लगाना पड़ा। रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है थर्ड सेंचुरी में, लगातार सोल्जर एम्परर्स यानी कि सोल्जर एम्परर बन रहे हैं। सो बहुत रैपिड टर्नओवर ऑफ रूलर्स, फटाफट फटाफट रूलर्स बदल रहे थे, बिकॉज द आर्मी हैड बिकम द रियल पावर मेकर। जो आर्मी थी वो खुद ही पावर संभालती थी।
सो 25 एम्परर 47 सालों में बहुत बड़ी बात है, 25 एम्परर्स बदल गए, तो ये क्लियरली दिखाता है एक इंटरनल स्ट्रेन है, एक इंटरनल प्रॉब्लम है। ज़्यादातर एम्परर्स तो मर गए बैटल में ही या मरवा दिए गए, और लगातार वॉर होगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगी। सिल्वर का क्राइसिस आ गया सबसे पहले, भाई सिल्वर खत्म हो गया, मिंट नहीं हो सकता। दिनारियस जो कि एक कॉइन है सिल्वर का, वो अब कैसे बनेगा? तो प्योरिटी खराब हो गई सिक्के की, और इससे क्या महंगाई बढ़ गई। टैक्सेशन का बर्डन आ गया, लोगों के पास भाई पैसा है नहीं, और आर्मी और डिफेंस वॉल्स बनाने में सारा पैसा लग रहा है, तो इन्होंने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिए। अब टैक्स बढ़ाओगे तो भाई लोगों के ऊपर तो बर्डन बढ़ेगा ना, वो तो वो भी बढ़ गया। और क्या हुआ, पहली बार कई सौ सालों के बाद रोमन्स लोगों ने बड़ी बड़ी डिफेंसिव वॉल्स बनाई अपनी बड़ी बड़ी सिटीज के पास, क्योंकि अब वो सेफ फील नहीं करते थे अपने बॉर्डर्स में। और लगातार प्लेग जैसी महामारी फैल जाती थी जिससे उसकी पॉपुलेशन आधी से ज़्यादा मर जाती थी, और द लेबर फोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, उनके कई मजदूर मर जाते थे। वट वर द लार्ज चर्चिस कॉल्ड, ये मैंने आपको बता दिया है भाई, ठीक है। ये वाला आपका आ सकता है कैथेड्रल टाउन वाला, ये आप उसी का आंसर इसमें लिख सकते हो, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन, डिस्क्राइब म्यूचुअल परसेप्शंस flourished among the natives and European settlers of North America in the 18th century. Mutual perceptions. So देखो, so perception of land and the nature, इसको समझते हैं। The most fundamental difference lay in how each group viewed the earth. नेटिव लोग हैं और सेटलर लोग हैं, एक तरफ पुराने लोग हैं एक तरफ यूरोपियंस है। वो जमीन को कैसे देखते हैं, देखो नेटिव लोग क्या कहते हैं, ये जो जमीन है ये हमारे लिए बहुत पवित्र है, हमारे जीने का एक वो सहारा है। दे डिड नॉट बिलीव इन ओनिंग, वो खरीदने बेचने में नहीं विश्वास रखते, वो जमीन की बाउंड्री निकालने में विश्वास नहीं रखते, वो उतना ही नेचर से लेते हैं जितने की जरूरत है। सेटलर्स जो हैं वो उसको कमोडिटी समझते हैं जमीन को, यानी कि समथिंग टू बी बॉट एंड सोल्ड, एक ऐसी चीज जिसको वो खरीदेंगे और बेचेंगे। सो वो क्या करते हैं, दे वांटेड टू टेम द वाइल्डरनेस, जंगलपन जंगलीपन, जंगली लोगों को वो भगाना चाहते हैं जंगल साफ करके, परमानेंट फार्म्स बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी लीगल बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं अपनी ओनरशिप की, जबकि भाई नेटिव लोग ऐसा नहीं चाहते थे। परसेप्शंस ऑफ ट्रेड एंड गिफ्ट, तो ट्रेड क्या होता था ना, जो नेटिव लोग होते थे वो क्या करते थे, सामान के अदला बदली को समझते थे, दोस्ती बना रहे हैं हम, सोशल टाइज बन रहे हैं ना, हम गिफ्ट दे रहे हैं और वो भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। पर सेटलर जो थे यूरोपियंस, वो सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे, वो ट्रेड को बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते थे, और दे वर पजल्ड बाय द नेटिव्स जनरोसिटी एंड ऑफन टुक एडवांटेज ऑफ इट। जो इतने वो जेनरस थे, हेल्पफुल थे ना नेटिव्स, इन्होंने उसका फायदा उठाया बहुत बुरी तरीके से, और क्या करा, ट्रेडिंग चीप ट्रिंकेट्स फॉर वैल्यूएबल फर्स, उनसे सारे वैल्यूएबल फर्स ले लिए और उनको चीप ट्रिंकेट्स दे दिए। परसेप्शन ऑफ ईच अदर्स कैरेक्टर, यूरोपियन लोग नेटिव्स को क्या मानते थे, दे कॉल्ड द नेटिव सेवेजेस, यानी कि बिल्कुल बेकार। कुछ ऐसे भी हैं रूसो जैसे जो उनको एडमायर करते हैं, नोबल सेवेजेस हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, नेचर के मतलब पढ़े लिखे नहीं थोड़ी सभ्य हैं, नेचर के क्लोज हैं। सो मोस्ट सेटलर्स सॉ देम लेजी, ज़्यादातर यूरोपियंस उनको लेजी ही समझते थे क्योंकि वो सामान वान प्रोड्यूस करते नहीं थे मार्केट के लिए। नेटिव लोग क्या समझते थे, वो बहुत शॉक्ड थे कि भाई यूरोपियन लोग इतने लालच में क्यों रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता था कि सेटलर्स क्यों ऑब्सेस्ड हैं, इतना ज़्यादा पैसा जोड़ने में लगे पड़े हैं, क्यों जानवर इतने मार रहे हैं, वो सिर्फ खा सकते हैं, दे कुड ईट जस्ट टू सेल द फर टू यूरोप। ठीक है, आगे देखते हैं। परसेप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन, सेटलर्स लोग जो होते थे वो मानते थे कि सिविलाइज्ड रहो, है ना, जब क्रिश्चियन कोई होगा तो वो सिविलाइज्ड होगा, एक परमानेंट घर में रहेगा, यूरोपियन कपड़े पहनेगा, सूट बूट, और यूरोपियन लैंग्वेज बोलेगा। लेकिन नोमैडिक लोग तो जो वो प्राइमेटिव थे वो तो जंगली की तरह रहते थे लाइफस्टाइल, तो उनके नज़र में वो सिविलाइज नहीं थे। नेटिव लोग जानते थे क्या, वो कहते हैं यूरोपियन लाइफस्टाइल जो है ना बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, हमें उसमें कंफर्टेबल नहीं लगता, डर्टी है। सो वो अपनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को बहुत वैल्यू करते थे, हम जहाँ जाना चाहें हमें जाने दो। स्पिरिचुअल कनेक्शन था उनका अपने जंगलों से, स्पिरिट से, और वो मतलब मानते हैं कि यूरोपियंस में वो चीज़ है ही नहीं। थ्रो लाइट ऑन द मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेनेसा, रेनेसा वाला क्वेश्चन भाई पिछले पेपर में भी आया हुआ है, आप वहाँ से एज इट इज कर सकते हो। रेनेसा का मीनिंग कॉन्सिक्वेंसेस करवाए गए थे आपको। ये साइंटिफिक वाला थोड़ा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी इस पीरियड में हुआ था। निकोलस कोपरनिकस जो थे ना, वो प्रूव करते हैं कि जो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के उधर रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो चर्च वाले क्या कहते थे,
अर्थ बीच में है, सन घूमता है, सोचो ऐसी ऐसी बातें चलती थी। सो बस ऐसे ही साइंस का जो है डेवलपमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट्स आए और वो सब चीज़ें आई, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड ऑल, ये सब आपको मैंने बता ही दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द रैपिड रीबिल्डिंग ऑफ द जापानीज इकोनॉमी आफ्टर इट शैटरिंग डिफीट इन वर्ल्ड वॉर 2, ये जापान की इकोनॉमी मैंने आपको करवाया है भाई, पीछे आप कर सकते हो। हाउ डिड द नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कोलोनाइज कंट्रीज वर्कड पावरफुली ऑन चाइनीज थिंकर्स, तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। चाइनीज थिंकर वाला क्वेश्चन करवा देता हूं आपको मैं, कि भाई नेगेटिव एग्जाम्पल्स जो उनको देखने को मिलते थे ऐसे देशों के जिनके ऊपर कब्जा हो रखा है, तो थिंकर्स उसके बारे में क्या कहते थे। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो चाइना के इंटेलेक्चुअल्स थे वो ऑब्जर्व करते हैं कि अफ्रीका और बाकी जगहें साउथ ईस्ट एशिया की कैसे यूरोपियन पावर्स ने पूरी एकदम अपने में हड़प ली है। एक मेटाफर है, वो एक फ्रेज कहते थे पार्टीशनिंग द मेलन, यानी कि तरबूज का पार्टीशन कर रहे हैं, टू डिस्क्राइब हाउ द ग्रेट पावर्स, जो बड़े बड़े शक्तियां हैं वो क्या करेंगी, चाइना को टुकड़ों में बांट देंगी। वार्निंग देते थे वो कुछ, एक थिंकर है लाइंग चाओ, वो कहते हैं अगर चाइना अपने में रिफॉर्म्स नहीं करेगा पॉलिटिकल सिस्टम में, और यदि अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन नहीं करेगा, तो पोलैंड जैसा हाल होगा जो कि मैप से ही हट गया, ठीक है, और यहाँ अफ्रीका की कॉलोनीज जैसा हाल होगा जहाँ भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं। चाइना ने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया को भी अच्छे से क्लोजली मॉनिटर किया था कि कैसे अंग्रेज यहाँ पे अत्याचार करते थे इंडिया में। सो चाइनीज थिंकर्स ने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से डिसमेंटल किया है अंग्रेजों ने, अपनी फैक्ट्रियां बनाई उन्होंने, और दे रियलाइज दैट ट्रेड वॉज ऑफन अ प्रीकर्सर टू कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड करोगे तो एक दिन वो कब्जा कर लेंगे। कल्चरल वार्निंग, उनको डर था कभी कोई हमें गुलाम ना बना दे, ठीक है, मानसिक गुलामी। सो वो कहते हैं कि इंडियंस हैड बिकम स्लेव टू ब्रिटिश, इंडियन लोग जो है वो गुलाम बन गए हैं क्योंकि उनकी यूनिफाइड कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, वहाँ राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने फायदा उठाया। सो चाइनीज थिंकर्स ने बोला नेशनलिज्म रखो भाई, नेशनलिज्म, जब एक रहोगे तो कोई नहीं आपको मतलब हरा पाएगा। The sick man of East Asia. So the failure to resist Western power during the Opium Wars led to China being labeled the sick man of East Asia. कि भाई वेस्टर्न पावर को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे ओपियम वॉर्स के दौरान, तो चाइना को लेबल दिया गया सिक मैन ऑफ ईस्ट एशिया। सो द नेगेटिव सेल्फ इमेज पुश थिंकर्स टू एडवोकेट फॉर द सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट, तो बहुत नेगेटिविटी हो रही थी, तो इन्होंने बोला खुद को भाई थोड़ा सा अब हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होगी। सो चाइना को थोड़ा वेस्टर्न टेक्निक्स भी सीखनी होगी साइंस मिलिट्री के मामले में, और ईस्टर्न एथिक्स भी अपने जो चल रहे हैं वो तो चलाओ। सो कॉलोनी नहीं बनना, चाइना को क्या करना है, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर के मामले में वेस्ट को टक्कर देनी है, ये इन्होंने बताया। जापान से कंपैरिजन करा, जापान एक बहुत मतलब मान के चलो सर्व्ड एज अ पावरफुल कंट्रास्ट, जबकि इंडिया और बर्मा तो पूरी तरीके से अंग्रेजों से हार रहे थे। और इंडो चाइना टू द फ्रेंच, ठीक है, इंडो चाइना फ्रेंच से आ रहा था, जापान भी सक्सेसफुली मॉडर्नाइज हो गया था मेजी रिस्टोरेशन के टाइम पे, ठीक है भाई। तो जापान में तो मेजी रिस्टोरेशन हुआ था तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। लेसन क्या हुआ, चाइनीज थिंकर्स ने रियलाइज किया कि मॉडर्नाइजेशन एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी है, मॉडर्नाइजेशन करना होगा। अगर जापान मॉडर्न हो सकता है, अपनी सोवरेनिटी प्रोटेक्ट कर सकता है, तो चाइना को भी यही करना पड़ेगा, ठीक है, वरना हम एक सेमी कॉलोनी बन जाएंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। द सोशल एंड कल्चरल सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी टू सम एक्सटेंट। सो यहाँ पे रोमन एम्पायर की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, आपसे इकोनॉमी भी पूछी जा सकती है लॉन्ग आंसर में, तो आप इसके लिए क्या बता सकते हो अंदर, आप देखो थोड़ा सा हम समझते हैं। जो बहुत ही अच्छा और एक मॉडर्न फीचर है रोमन सोसाइटी का, कि यहाँ पे क्या होता था, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। पुराने ज़माने में क्या होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज एक नॉर्म था। लेकिन रोमन अपर क्लास ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जो बड़े लोग थे वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बस, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं होती थी। अगर कोई बेटा एडल्ट है तो वो अपने पापा के साथ नहीं रहेगा, वो अपना अलग रह सकता है अपने अलग घर में। लीगल राइट्स ऑफ विमेन, सो अ विमेन डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स लीगल अथॉरिटी अपॉन मैरिज, ऐसा नहीं होता था, ठीक है, डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स लीगल अथॉरिटी अपॉन मैरिज। शी रिटेन फुल राइट्स, इसके पास फुल राइट होते थे प्रॉपर्टी में, अपने पापा की फैमिली की साइड पूरे राइट्स होते थे, ठीक है। प्रॉपर्टी ओनरशिप, जब एक बारी पिताजी की डेथ हो गई, अ रोमन वुमेन बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर, ये भी होता था। सो पूरा लीगल राइट था
कि वो ओन कर सकती है प्रॉपर्टी, मैनेज कर सकती है अपनी ज़मीन को। सो अ लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये देखने को मिलती है, ये जबकि यूरोपियन सोसाइटीज़ में भी नहीं थी 1920 सेंचुरीज तक। लिटरेसी की बात करें तो मॉडर्निटी की बात होती है तो पढ़ाई लिखाई तो आएगी ना। कैजुअल लिटरेसी, लिटरेसी यूनिवर्सल तो नहीं थी लेकिन कैजुअल लिटरेसी थी, जैसे कि पोम्पेई नाम से एक जगह है। सो जो बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, एडवर्टीजमेंट छपे होते थे, उस पर पॉलिटिकल स्लोगन्स बने होते थे, ग्राफिटी आर्ट बना होता था कि आम लोग जो हैं वो भी उसको पढ़ लिख पाते थे, ठीक है, स्लेव्स भी। कल्चरल प्लूरलिज्म, सो एम्पायर जो था ना वहाँ बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। प्यूनिक, कॉप्टिक, अरामाइक अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, रिलीजियस कल्ट थे अलग अलग। सो इससे क्या होगा, रोमन स्टेट को लेकर जो लोग थे वो लॉयल रहते थे क्योंकि सभी का सम्मान होता था। इकोनॉमिक मॉडर्निटी, इकोनॉमी की बात करें तो बार्टर सिस्टम पे नहीं चलते थे ये लोग, इनका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम था, कमर्शलाइज्ड। एम्पायर पोसेस्ड अ सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ हार्बर्स, इनके बड़े बड़े हार्बर्स, पोर्ट्स बने हुए थे, माइंस थी, क्वेरीज थी, ब्रिक यार्ड्स थे, ये सारी चीज़ें ये बनाते थे खुद से। और गेहूं, वाइन, ऑलिव ऑयल इनका ट्रेड करते थे बहुत बड़े लेवल पे, तीनों कॉन्टिनेंट तक, ठीक है, अफ्रीका से लेके यूरोप से लेके और इधर उधर हर जगह तक। जैसे स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो बहुत फेमस था, ठीक है, मतलब एक वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज था जिसने कैप्चर किया रोम की मार्केट्स को, क्योंकि प्रोड्यूसर सप्लाइड अ बेटर क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता था सस्ते में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अगर डायनेमिक्स को समझोगे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे थे। एम्फोर एंड ब्रांडिंग, ठीक है, एम्फोर एंड ब्रांडिंग इसको समझते हैं। गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड इन क्ले काउंटर कंटेनर्स, तो एक कंटेनर होता था जिसको एम्पोर कहा जाता था, सामान इसमें रखा जाता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो ट्रैक कर सकते हैं ट्रेड रूट्स को जब वो इन कंटेनर्स को स्टडी करते हैं। जैसे ड्रेजल 20 है विच ऑफन फीचर्ड टिटुली पिक्टी, यानी कि पेंटेड लेबल्स भी होते थे, यानी कि ब्रांडिंग भी होती थी, कमर्शियल ट्रैकिंग भी होती थी, आप देख भी सकते हो पूरा प्रॉपर अच्छा से जो पूरा कंटेनर है उस पर पेंटिंग भी होती थी, सब लेबल वेबल सब लगे होते थे उस टाइम पे। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, जो रोमन लोग होते थे उन्होंने क्या किया था, इन द गोल्ड एंड सिल्वर माइंस ऑफ स्पेन, स्पेन की जो सोने और चांदी की माइंस थी, रोमन्स ने हाइड्रोलिक माइनिंग का यूज किया, यानी कि वाटर प्रेशर को पत्थर काटने के लिए यूज किया, एक ऐसी टेक्निक जो कि कभी भी इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई। मिलिंग एंड पावर, सो उन्होंने क्या करा, पानी से ही पावर बनाकर मील्स बनाई, ठीक है, स्क्रू प्रेसेस बनाई, यानी कि एक मशीन्स का यूज यहां से स्टार्ट किया इन्होंने अच्छे से। मॉनेटरी एंड लीगल सिस्टम, इनकी करेंसी स्टेबल थी। रोमन इकोनॉमी की बात करें तो बहुत अच्छा मोनेटाइजेशन था। फ्रॉम द सिल्वर डिनारियस, डिनारियस के सिक्के को सिल्वर कहा जाता था और गोल्ड के सिक्के को सॉलिडस कहा जाता था, जो कॉन्स्टेंटाइन राजा ने इंट्रोड्यूस किया था। सो बहुत अच्छे से यूज होता था, कॉइनेज था भाई अच्छा खासा, बैंकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस अच्छे से, कमर्शियल सब कुछ हिसाब किताब अच्छा था। प्रोफेशनल आर्मी थी, इनके जो राइवल्स होते थे ना एम्पायर, उनके पास जबरदस्ती वाले सोल्जर्स होते थे, पकड़ पकड़ के लेबर लेके आते थे, जिनको कॉन्स्क्रिप्ट्स कहा जाता था, जो एमसीक्यू में भी आया था पीछे। लेकिन रोम के पास अपनी प्रोफेशनल आर्मी थी, और ये आर्मी जो थी ना ये बहुत ही डिस्टिंक्टिवली मॉडर्न थी, ठीक है, जहाँ सोल्जर्स जो होते थे उनको प्रॉपर कहा जाता था 25 साल तक काम करो मिनिमम और सैलरी लो, ठीक है। चंगेज खान पॉलिटिकल विजन, ये तो आप छोड़ो, ये मैंने आपको बता दिया है, पीछे भी ये क्वेश्चन किया है हमने। आप मंगोलिया वाला कर लो, आज की डेट में कैसे उसको एक बहुत आइकॉनिक फिगर माना जाता है, इसको समझ लेते हैं। कई लोग चंगेज खान को मंगोलिया का आर्किटेक्ट कहते हैं, इसको बर्बेरियन नहीं मानते, उसको नेशनल हीरो मानते हैं, क्योंकि उससे पहले मंगोल्स जो थे ना वो क्या थे, एक कलेक्शन ऑफ वॉरिंग ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स में बटा हुआ एक एरिया, लेकिन उसने क्या करा, उनको जोड़ा, एक सिंगल पावरफुल नेशन बनाया। तो आज वो एक सिंबल है मंगोलिया की आज़ादी का, उनकी इमेज है करेंसी के ऊपर, और उसका जो कोड ऑफ लॉ था वो वहाँ की लीगल मोरल ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। और उन्होंने मंगोलिया को दुनिया के नक्शे में दिखाया है भाई, एक बहुत बड़ा ऐसा जमीन वाला एरिया, द एरा ऑफ पैक्स मंगोलिका, मंगोल पीस। सो वो बहुत खून खराबा करता था नो डाउट, लेकिन स्टेबिलिटी भी थी भाई, सिल्क रूट पे जब ट्रेड होता था। मंगोल्स ने एक सेफ जोन बनाया था मर्चेंट्स के लिए, कोई उनको छेड़ेगा नहीं। इससे क्या होता था, जितना भी सिल्क है, स्पाइसेस का सामान आना जाना है, प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी, गन पाउडर, इधर उधर जो भी होना है चाइना इंडिया यूरोप के बीच, वो रास्ता सेफ रहता था। कम्युनिकेशन सिस्टम यामा मैंने आपको बता दिया, इनका बहुत अच्छा था, मॉडर्न आज के सिस्टम से आप कंपेयर कर सकते हो। और
उस टाइम के बाकी एम्पायर्स में क्या होता था, टॉलरेंस नहीं थी, लेकिन जो मंगोल्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट थे। इनके टाइम पर जो ये रिक्रूटमेंट करते थे, मुस्लिम्स भी होते थे, क्रिश्चियन भी होते थे, बुद्धिस्ट और कन्फ्यूशियन, ये चाइना वाले भी होते थे, हर तरीके के लोग, हर फेथ का ये रिस्पेक्ट करता था, आप मान के चलो, ठीक है। और हर कोई यही कहता था कि भाई हमारा चंगेज खान अमर रहे। सो द दिस डाइवर्सिटी मेड देयर एम्पायर अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन, सारी सिविलाइजेशन आके यहाँ मिल गई। द चैलेंज टू सेडेंट्री सोसाइटीज, चंगेज खान का जो एक प्लेस है ना हिस्ट्री में, वो क्या माना जाता है, एक ऐसा माना जाता है कि नोमैडिक और सेटल्ड लोगों की लड़ाई। सो उन्होंने क्या करा कि हॉर्स आर्चर्स का बहुत मास्टरी तरीके से यूज़ किया, और चाइना से जो सीज टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो वो इन्होंने बहुत अच्छे से सीख ली। सो नोमैडिक आर्मी भी एडवांस सिविलाइजेशंस की आर्मी को हरा सकती है, इसने प्रूव कर दिया। और ईरान के अंदर मंगोल्स ने जब इन्वेड किया तो इन्होंने कनात यानी कि अंडरग्राउंड कैनाल्स को भी तोड़ फोड़ कर डाला, यानी कि परमानेंटली डैमेज कर दिया वहाँ की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को इस एरिया की। थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजी रिस्टोरेशन ऑफ जापान, ठीक है। तो मेजी रिस्टोरेशन के बारे में ये क्वेश्चन पीछे भी आ रखा है, तो ये वाला आपका आ भी सकता है दोबारा से। सो मेजी रिस्टोरेशन है क्या, मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है। जापान, आप इमेजिन करो एक ऐसा घर है जो कि लॉक लगा हुआ है अंदर से 200 साल तक, ठीक है। सडनली पावरफुल आउटसाइडर लोग आते हैं, जैसे अमेरिका, वो आते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लेके और नॉक करते हैं दरवाजे पे, और जापानीज लोग रियलाइज करते हैं कि अगर वो चेंज नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तो वो भाई हमेशा के लिए फिर वो भाई चलते बनेंगे दुनिया से। सो 1868 में जो ओल्ड मिलिट्री गवर्नमेंट थी, जिनको शोगुनेट कहा जाता था, उनको रिमूव किया गया और पावर रिस्टोर हो गई एक यंग एम्परर मेजी के पास। सो इससे क्या हुआ, जापान को मॉडर्न करने की कोशिश की गई। ये हुआ कैसे, द ब्लैक शिप्स स्केयर, 1853 में यूएस कमांडोर मैथ्यू पेरी आते हैं ह्यूज स्टीम पावर्ड वॉरशिप्स लेके, और जापान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको रियलाइज हो गया वो बहुत पिछड़े हुए। सो लोग बहुत अनहैप्पी थे कि जो पुरानी सरकारें थी शोगुन वाली, ठीक है, उनसे, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं थे, बहुत वीक थे, वो जापान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। सो अ ग्रुप ऑफ स्मार्ट, कुछ यंग लीडर्स थे, स्मार्ट थे, वो चाहते थे जापान वर्ल्ड पावर बने। उनका स्लोगन था फुकोको क्योहेई, यानी कि रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, अपने देश को अमीर बनाना है, आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो इन लीडर्स ने क्या करा, जापान का पूरा एकदम सिस्टम बदलने की बात करी। स्वॉर्ड्स से लड़ाई नहीं होगी, अब चाहिए बंदूकें, सामुराई क्लास को ही खत्म कर दिया, एक नई नेशनल आर्मी बनाई जहां हर कोई फार्मर भी ज्वाइन कर सकता है एज सोल्जर। और पहले फार्म्स बहुत होते थे, अब फैक्ट्रीज की बात की गई। सो सरकारों ने पहले रेलवे बनाया, टेलीग्राफ लाइन बनाई, मॉडर्न फैक्ट्रीज बनाई, स्टील की, सिल्क की, ठीक है। और उन्होंने क्या करा कि भाई बाहर से मत खरीदो ज़्यादातर, अब खुद से बनाओ। और स्कूल की बात करें तो वो मानते थे अगर देश को स्ट्रांग करना है तो सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए। उन्होंने स्कूल सिस्टम बनाया लड़के लड़कियों सबके लिए। और एम्परर ने क्या करा, पुरानी सिटी जो थी क्योटो की, टू द सिटी ऑफ एडो, एडो की तरफ कैपिटल शिफ्ट कर दी, जिसको आज हम टोक्यो कहते हैं। सो ये क्वेश्चंस थे जो आपके पिछले 2 एनुअल एग्जाम्स में आए हैं, पेपर मैंने आपको करवाए, आगे और भी आपको करवाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।